अब मैं आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूँ कि जो आप लोगों का सेकंड ईयर का जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर था ना, चैप्टर 3, उसमें आपके पास क्या क्या टॉपिक्स मौजूद थे। सबसे पहले जब आप 3.1 को सॉल्व करते थे तो आपको वही फैक्टर थ्योरम था, रिमाइंडर थ्योरम था, उसी से रिलेटेड आपको सवाल थे। वहां एग्जाम्पल भी दी थी आप लोगों को। अभी एमसीक्यू जब आप सॉल्व करोगे वहां पे भी होंगी एग्जाम्पल, वही रूट की होंगी। आपको एक इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे इसमें से के निकालो, इक्वेशन में के आ रहा होगा, कंडीशन दे देंगे कि 4 इसका रूट है, आप इक्वेशन में 4 पुट कर देना, इक्वल टू 0 रखना, के की वैल्यू आ जाएगी। इस किस्म के सवाल आपको एमसीक्यू में नजर आ देंगे, कुछ क्लास में भी करवाए थे। 3.2 जो है वो टोटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड थी, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें कंप्यूटिंग स्क्वायर भी था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी था, फैक्टराइजेशन आपने आगे पढ़ लिया। 3.3 के अंदर टॉपिक था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, उसके साथ हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ लिया, एक्स्ट्रा चीज पढ़ ली। 3.4 का ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत आ सकता है, क्योंकि 3.4 और 3.8 ओवरऑल टोटली लॉन्ग के लिए या शॉर्ट के क्वेश्चंस के लिए बनी है, क्योंकि 3.4 में आपके पास इक्वेशंस होती थी, आप उनको सॉल्व करते थे, और 3.8 के अंदर दो इक्वेशंस होती थी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया करते थे। तो वैसे तो ये सब्जेक्टिव के लिए फेवरेट एमसीक्यूज में आता नहीं है, लेकिन छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ इक्वेशंस हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। तो 3.4 का जो मेजर टॉपिक है ना, वो आपके पास उस टॉपिक को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो उस टॉपिक को हम 15-20 मिनट डिस्कस करते हैं। टॉपिक 3.4 का क्या होता था? इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप करते क्या थे कि हमारे पास कभी 4th डिग्री की इक्वेशन होती थी, कभी 3rd डिग्री की इक्वेशन है, कभी 6th डिग्री की इक्वेशन है, इवन कभी पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है, रेडिकल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, हम उसको कन्वर्ट करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती थी, हमारे लिए सॉल्व करना बड़ा आसान होता था। तो ये हम मेथड यूज किया करते थे, जिसको आप बोलते थे इक्वेशंस। मतलब ये कुछ खास किस्म की इक्वेशन है, हर इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ खास किस्म की इक्वेशन थी जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन करते थे या डिफरेंट मेथड यूज करते थे, और रिजल्ट में आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाया करती थी। और फिर आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो कोई बड़ा मसला नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दे सकते हैं। तो ये मेथड आप यूज किया करते थे। तो यहाँ पे कुछ 5-6 किस्म की इक्वेशंस होती थी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो 8 टाइप हैं जो आपकी सिंध बोर्ड में डिस्कस है, सेम पंजाब बोर्ड में भी डिस्कस हुई नहीं है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए ना ज्यादातर मैं उन पर फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहली इक्वेशन ना आपकी इस टाइप की होती थी, जो कि देख लेते हैं, वैसे इतनी अहमियत तो नहीं है इसकी। इस किस्म की इक्वेशन होती थी, ठीक है, तो जिसमें x की पावर 2n होती थी। ठीक है, अभी जनरलाइज बात है, आपको ऐसी इक्वेशन भी नजर आएगी, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, इसमें होता क्या था, एक x की टर्म में जो पावर है ना, उसकी डबल पावर यहां पे मौजूद होती थी। तो यही तो हो रहा है, यहां पे देखो x की पावर है 1/4, 1/4 का डबल क्या होता है? 1/2, जो कि यहां पे मौजूद है। इसी तरीके से कोई इक्वेशन होती थी x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फॉर एग्जाम्पल। आप देखो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, 4th डिग्री की है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो सकती है? और ये तो इवन पॉलिनोमियल भी नहीं है, लेकिन आप इसको भी इवन इस वाली इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। भाई मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, कोई इसके अंदर मसला भी हो सकता है, वैसे कन्वर्ट तो हो जाएंगे, ये सॉल्यूशन इनके अजीब आएंगे जो भी है। तो इन सब टाइप की इक्वेशन इसमें फॉल करती थी। इसमें आप एक काम लेट किया करते थे, क्या लेट करते थे? एक्स की पावर एन को किसी वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल वाई के बराबर लेट कर लिया करते थे। तो आपकी पूरी इक्वेशन, जैसे अगर आप इस पूरी चीज को y के बराबर लेट करोगे, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी y की, ये पूरी टर्म हो जाएगी y स्क्वायर की, और ये 4 है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग खुद रिवाइज करना ज्यादा बेहतर है, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक मैं मेथड बता दूं, कितनी दफा एमसीक्यूज में कोई इक्वेशन आ जाती है और आपको बोलते हैं कि बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। अब वैसे अगर आप देखो तो तरीका तो काफी लंबा है, काफी लंबे मेथड से आप सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन एमसीक्यूज में बड़ी आसानी होती है। आपके पास ऑप्शन में सॉल्यूशन लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये इक्वेशन दे दी जाए और बोला जाए कि यार बताओ इसका कौन सा सॉल्यूशन है। 4 ऑप्शन में 4-5 नंबर लिखे हुए होंगे, 4 नंबर, वो सब आपने इसके अंदर पुट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स की 4 वैल्यूज लिखी हुई है, आपने बारी बारी एक्स की वैल्यूज पुट करनी है। जिस पे आपको आंसर 0 मिल रहा है, इसका मतलब वो इसका सॉल्यूशन है, या जिसको रूट भी हम कहते थे। तो एमसीक्यूज में आपको पूरा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, इसको बैक सॉल्व करना कहते हैं। आप एमसीक्यूज को रिवर्स सॉल्व करो, ऑप्शंस के जरिए से आप एमसीक्यूज को सॉल्व करना। तो इक्वेशन को आप इसी तरह सॉल्व करना, वैल्यूज पुट करना, देखना जो सेटिस्फाई कर रही होगी। जज्बाती नहीं होता ना, कभी बोथ का ऑप्शन भी नजर आता है, मे बी 2 वैल्यूज दोनों उन्होंने मेंशन की हुई हो, तो नीचे फिर एक बोथ का ऑप्शन भी होगा। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेना। तो इसलिए मैं सॉल्यूशन मेथड पे नहीं जा रहा कि किस तरह करते थे, वो एमसीक्यूज में इतना जरूरत नहीं होती उसकी। अच्छा, एक और भी इस टाइप का था, एक्स प्लस, इसमें 4 फैक्टर आपको नजर आते थे, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी।
अब अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होता था, लेट्स से के का नाम दे देते हैं उसको, ये फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 4 होगी। तो अब आपके पास रैंडम कोई भी एग्जांपल आ सकती थी। फॉर एग्जांपल इसमें होता क्या था कि 4 फैक्टर आपको नजर आया करते थे, इनको आप ग्रुप किया करते थे, ग्रुप करके उसके बाद आप सॉल्व करते थे। ग्रुप किस तरीके से किया करते थे, आप इनके कांस्टेंट पे नजर रखते थे, ये देखना जाके आप ये मेथड यूज करते थे। कांस्टेंट में नजर रखने का मतलब ये 4 कांस्टेंट है ना, -7 -3 1 5, आप इनको इस तरह ग्रुप करो, मतलब पेयर बनाओ इनका कि पेयर का सम सेम होना चाहिए। जैसे अभी -7 -3 क्या होगा, -10, 1 5 होगा 6, बराबर तो नहीं है आपस में। तो अब इस तरीके से करो कि बराबर हो जाए। तो क्या पॉसिबिलिटी है, आप एक काम करो, ये जो 1 और -3 की पोजीशन चेंज कर दो, इस तरह कर दो, नहीं उल्टा कर दिए। आप एक काम करो, 5 को इधर ले आओ और -3 1 इस तरह कर लो। अब आप देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे रिजल्ट में क्या आएगा, -2। इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट में क्या आ रहा है, -2। तो आप क्या करना है, ये वाले पेयर एक साथ कर लेना, मतलब x -7 और x + 5 वाला। इसी तरीके से इन दो पेयर को एक साथ कर लेना। और इसका फायदा क्या होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जो मल्टीप्लीकेशन में शुरू की दो टर्म सेम आ रही होंगी, आप उसको लेट करोगे और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वाला मेथड भी यूज हो रहा था वहां पे। अब बाकी किस तरह यूज करना है वो आप क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगी आपको। अच्छा जी, सर एक और टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी आपके पास, तीसरी टाइप थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती थी, ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल पावर के अंदर आता था। क्या मैंने बात बोली, ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल पावर के अंदर मौजूद होता था। नॉर्मली पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपने देखा है कि वेरिएबल नीचे होता है और उसकी पावर में कोई कांस्टेंट कोई नंबर लिखा हुआ होता है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, नंबर नीचे होता है और पावर में वेरिएबल आपको नजर आ रहा होता है। जैसे मैं कोई एक जनरलाइज बनाता हूं, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखो, इसको आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलोगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाई जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का भी एक मेथड होता था कि नहीं इसमें कांस्टेंट सेम होंगे, वैल्यू सेम होनी चाहिए, इनके साथ कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 आ जाए, 4 × 2 की पावर 2x, यहाँ पे बेशक 8 आ जाए, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही कहलाई जाएंगी। लेकिन किसी खास किस्म की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे, वरना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो बेतहाशा आप बना सकते हो, लेकिन वही एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो सकती है ना, उनकी जनरल फॉर्म ये हुआ करती थी कि LA की पावर, फॉर एग्जाम्पल आप NX कर लो, और नहीं इसकी जनरल फॉर्म 2x होगी ना, हाँ 2x प्लस MA की पावर x प्लस n इज इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म होती थी। यहाँ पे L M N आप अपनी तरफ से कुछ भी कोएफिशिएंट पुट कर लोगे। तो ये एक्सपोनेंशियल ऐसी इक्वेशन होती थी जिनको आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करते थे। जस्ट यहाँ पे आपको इसको लेट करना है कि 2 की पावर x y के बराबर है, ये पूरी चीज y हो जाएगी, ये पूरी चीज y का स्क्वायर हो जाएगी, तो देखना पूरी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनको आप कहते थे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जिसके लिए मैं पूरा मेथड आपको बता रहा हूं, तो आपको अंदाजा हो सकता है कि मैंने कॉपी नीचे रख दी है, इसका मतलब आपको सीरियस चीज आने वाली है, जिसके लिए पूरा मैंने आपको बताया। हालांकि इनकी इतनी अहमियत नहीं है, असल अहमियत इसकी है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इसकी एग्जाम्पल भी पूछी जाती है, और इसको आप कहते हो रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या होती हैं, दो डेफिनेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, सुनना गौर से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मिनट में पूरा इंशाल्लाह कवर करना है हमें। रेसिप्रोकल ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो remain unchanged when x is replaced by 1/x। ऐसी इक्वेशंस जिनमें आप x की जगह पे, अच्छा जरूरी नहीं कि इक्वेशन x की फॉर्म में, अगर इक्वेशन y की फॉर्म में होगी तो y को रिप्लेस कर देना 1/y से। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें आप x की जगह पे 1/x पुट कर दो और इक्वेशन पे कोई फर्क ही ना पड़े। वैसे जादू है ना, अगर आप x की जगह 1/x कर रहे हो तो फर्क पड़ना चाहिए भाई। जैसे जितनी इक्वेशन हमने डिस्कस की इसमें x की जगह 1/x कर दोगे चेंज हो जाएगा ये। लेकिन रेसिप्रोकल ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें आप x की जगह x को हटा के उसकी जगह 1/x पुट करते हो और इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन इक्वेशंस को आप बोलते हो रेसिप्रोकल इक्वेशन। एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये ऐसी कौन सी मैजिकल इक्वेशंस है। फॉर एग्जांपल x4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। चेक कर लेते हैं। क्या करना है, x की जगह पे 1/x पुट करना है, इधर भी x की जगह पे 1/x, इधर भी x की जगह पे 1/x, यहां पे भी x की जगह पे 1/x, ये सिचुएशन बन जाएगी। जहां जहां x आ रहा था वहां पे 1/x पुट कर दिया, ये हो जाएगा 1/x की पावर 4
ये हो जाएगा 2/x³ -3/x² प्लस 2/x+1। अभी तो आपको अलग अलग लग रही हैं, लेकिन सिंपल आपने एक मैथमेटिकल काम करना है यहाँ पे। तो मैथमेटिकल काम क्या है कि आप इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन को दोनों तरफ x⁴ से मल्टीप्लाई करना है। अब अपनी मैथ को थोड़ा स्ट्रांग रखना है यार, टॉपिक थोड़े अच्छे हैं, डिटेल में नहीं जा सकता। पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ x4 से। अगर ये स्टेप किसी को ना समझ आया बाद में सोच लेना। जब x4 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर आप ऑब्जर्व करो एग्जैक्ट यही वाली इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं है इनमें। बस ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। देखो एग्जैक्ट यही है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। ये वाली इक्वेशन सेम है। हालांकि बाकी किसी भी इक्वेशन में आप एक्स की जगह 1/x पुट करो, जो करना है कर लो, कभी भी सेम नहीं होंगी वो। फॉर एग्जाम्पल x4 -2x³ प्लस 2x² प्लस 2x-1, इसको करके देख लेना, नहीं होगी ये दिखने में एक जैसी लग रही है। मैं पॉइंट अभी बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हर इक्वेशन रेसिप्रोकल नहीं होती। क्या आपने x की जगह 1/x पुट किया, कुछ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया ना। सिर्फ जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है वो इस चीज को सेटिस्फाई करती है। तो जरा इसमें करके देखना, नहीं होगा। हालांकि दिखने में सेम लग रही है आपको, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं भी बाद में डिस्कस करने वाला हूं, तो इसलिए देखना ये रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं है। तो हर इक्वेशन रेसिप्रोकल नहीं है। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि आपने x की जगह 1/x पुट किया और इक्वेशन सेम की सेम रही, कोई फर्क ना हुआ, उस इक्वेशन को आप कहते हो रेसिप्रोकल इक्वेशन। जितनी भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है उनमें आप एक बात ऑब्जर्व करोगे, क्या बात, कि कोफिशिएंट स्टार्टिंग और एंडिंग से सेम होते हैं। देख लेते हैं, इसका क्या है 1, ये क्या है 1, ये चीज क्या है 2, ये चीज क्या है 2। तो स्टार्टिंग से दूसरी टर्म, एंडिंग से दूसरी टर्म, देखो सेम कोफिशिएंट है। और ये तो मिडिल टर्म है, इसमें तो आप अच्छा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। पावर 6 की बनाते हैं, ये भी एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अगेन आप ऑब्जर्व करोगे स्टार्टिंग और एंडिंग के सेम होने चाहिए। ये मैं इसी तरह तो बना रहा था, मैं रट्टा नहीं मारा हुआ था। बनाने का तरीका ये होता है स्टार्टिंग और एंडिंग के सेम रखने हैं आपने। देखो इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, इसका 5, इसका 5, इसका 4, इसका 4, और ये तो खैर मिडिल टर्म है। तो ये तरीका होता है रेसिप्रोकल इक्वेशन को बनाने का। तो दो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एक तो ऐसी इक्वेशन होती है एक्स को रिप्लेस करो 1/x से, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी अच्छी बात क्या होती है कि स्टार्टिंग और एंडिंग के जो दोनों साइड से बिगनिंग और एंडिंग के जो इक्वी डिस्टेंस टर्म्स है ना, उनके कोफिशिएंट सेम होते हैं सारे। ठीक है, यहां तक किसी होगा मसला? अब इसके अंदर ये वो पॉइंट है जो आपकी बुक ने डिस्कस किया है। अब इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन रेसिप्रोकल नहीं है। हालांकि आप देखो स्टार्टिंग एंडिंग के सेम नजर आ रहे हैं, साइन में फर्क है। तो अब इसमें क्या ऐसी छोटी सी कंडीशन है जो किसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल नहीं बना रही? हालांकि दिखने में तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं। होता यह है कि स्टार्टिंग और एंडिंग के कोफिशिएंट जो है ना, वो सेम हो सकते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर, साइन उनका डिफरेंट हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मैं एक रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाता हूं, x5 -2x4 प्लस 3x³ -3x³ प्लस 2x4-1। आप देखो ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, स्टार्टिंग एंडिंग के कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन में फर्क है। देखो ये 1 है, ये -1, ये -2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -3 है। तो दैट्स वाई हम रेसिप्रोकल इक्वेशन को ना दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं टाइप 1, दूसरी कैटेगरी को बोलेंगे टाइप 2। टाइप 1 वो होती हैं जिनमें इक्वल मैग्नेट्यूड इक्वल कोफिशिएंट्स है, मैं ये कहूंगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइन भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। जबकि टाइप 2 होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन जो साइन है ना, मैं लिख देता हूं नीचे, अपोजिट साइन। साइन उनके डिफरेंट होते हैं। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन उनके डिफरेंट होते हैं, तो उन इक्वेशन को टाइप 2 आप कहते हो। जैसे ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है, ये टाइप 2 की है। कोफिशिएंट इक्वल तो है लेकिन मैग्नीट्यूड के अंदर है, साइन के अंदर इक्वल नहीं है। मैं यहाँ पे टाइप 1 की इक्वेशन दोबारा बना सकता हूं। दो किस्म की इक्वेशन है, या तो इवन डिग्री की बनेगी या ऑड डिग्री की बनेगी ना। तो ये ऑड डिग्री की मैंने टाइप 2 बनाई है। अब मैं ऑड डिग्री की टाइप 1 भी बना सकता हूं, इसको सेम इस तरह ही कर दूं। एग्जैक्ट यही बना रहा हूं, साइन सेम कर रहा हूं मैं। एग्जैक्ट यही इसी किस्म की है, साइन मैंने सेम कर दिया बस। अब ये टाइप 1 है, इसको आप T1 लिख दे दो, इसको T2 लिख दो। तो अगर मैं ऑड डिग्री की बात करूं तो ऑड डिग्री की रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाने का बड़ा आसान तरीका होता है। टाइप 1 की अगर आपने बनानी है तो स्टार्टिंग और एंडिंग के कोफिशिएंट बस सेम रखना, साइन में भी हर चीज में भी, ठीक है। और टाइप 2 की बनानी है तो स्टार्टिंग एंडिंग के सेम रखना, लेकिन उनके जो साइन है वो अपोजिट कर देना, फिर टाइप 2 बन जाएगी, आसानी से आप बना सकते हो। सेम चीज इवन डिग्री के अंदर भी होता है। ये देखो ये इवन डिग्री की है लेकिन टाइप 1 है, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, साइन के अंदर भी 2 2
1 1। इसी तरीके से ये भी टाइप 1 की इवन डिग्री की इक्वेशन है, इसका 1 ये भी 1, ये 5 वो भी 5, ये 4 वो भी 4। मसला पता है किसमें आता है, जो मैंने एग्जाम्पल भी दी थी अभी, मैंने बोलता रेसिप्रोकल नहीं है, मसला किसमें आता है, इवन डिग्री की टाइप 2 के अंदर ये मसला क्रिएट करती है। अगर ये आप इस पैटर्न पे बनाओगे तो फंस जाओगे, वही बस आखिरी बात बतानी है। फॉर एग्जाम्पल आप बनाते हो x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 1, तो आपको स्टूडेंट बोलेगा टाइप 2 की इक्वेशन है, क्यों, ये 1 ये -1 ये -2 ये +2, मतलब फर्क है, और दरमियान वाली तो मिडिल टर्म है। चलो तो क्या ये रेसिप्रोकल होगी, आप चेक कर लेना, ये रेसिप्रोकल होगी नहीं, चेक करके देख लेना, मुझ पे अगर यकीन नहीं आ रहा चेक करके देख लेना। x की जगह 1/x पुट करना, उसके बाद x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना, देखना एग्जैक्ट इक्वेशन आएगी नहीं। दरमियान वाली का साइन जो है ना यहाँ पे -3, अगर दरमियान में यहाँ पे पॉजिटिव है ना, यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव आ रहा होगा, वो तो सेम ही नहीं होगी। तो तभी ये बात बोली जाती है कि इवन डिग्री की आपने टाइप 2 की रेसिप्रोकल इक्वेशन अगर बनानी है तो मिडिल टर्म को निकाल दो यहां से, क्योंकि मिडिल टर्म यहाँ पे मसला करती है। अब ये रेसिप्रोकल इक्वेशन बन गई। तो क्या बात मैंने बोली कि अगर आपने टाइप 2 की इवन डिग्री की रेसिप्रोकल इक्वेशन बनानी है तो मिडिल टर्म को निकाल दो। जो टाइप 1 है उसमें मिडिल टर्म मसला नहीं कर रही, क्योंकि साइन सबके सेम थे। यहां पे असल में जब साइन डिफरेंट होते हैं ना, तो जैसे आपने यहाँ पे x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, टाइप 2 के अंदर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, क्योंकि साइन आपने एग्जैक्ट सेम करने पड़ते हैं ना। तो यहां पे जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे मिडिल टर्म मसला करेगी। ये ऑड डिग्री में मसला नहीं करती थी, ऑड डिग्री की टाइप 2 है इसमें मसला नहीं करेगी, लेकिन इवन डिग्री की टाइप 2 में मसला करेगी। तो दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं कि मिडिल टर्म को आप निकाल दो, आपकी इक्वेशन जो है वो आसानी से रेसिप्रोकल बन जाएगी। मैं बस 6 डिग्री की लिख देता हूं और फिर टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अगर 6 डिग्री की आप लिखना चाह रहे हो तो इस तरह लिखोगे। अब देखो इसके बाद टर्म आनी चाहिए थी एक्स स्क्वायर की, नहीं मिडिल टर्म यहाँ पे क्या होगी, मिडिल टर्म ये वाली टर्म है, नहीं एक सेकंड, x6 x5 यहाँ पे x4 होना चाहिए था, सॉरी। मिडिल टर्म यहाँ पे x क्यूब है, तो देखो मैं x क्यूब को नहीं लिख रहा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर पे जा रहा हूं। तो अब देखो टाइप 2 की है, क्योंकि ये 1 ये -1 ये 2 ये -2 ये 3 ये -3, टाइप 2 की है, लेकिन मैंने मिडिल टर्म नहीं लिखी यहाँ पे, एक्स क्यूब की टर्म निकाल दी, अब ये रेसिप्रोकल बनी। कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको बता दी, मजीद भी इसके अंदर पॉइंट्स है फैक्टर से रिलेटेड, सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो मैं नहीं बता रहा, बहुत रेलेवेंट है। लेकिन ये जो बातें आपने सीखी है ना, ये कहीं से भी नहीं आप सीख सकते, अगर खुद सर्च करोगे तब सीख जाओगे, वैसे कोई नहीं बताता ये। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन तो बुक वालों ने बता दी थी, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें सीख ली हमने कि यार मजीद थोड़ा डिटेल देख ली। अच्छा आज मैं बता क्यों रहा था, मुझे बड़ा मजा आता है, बता मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि ये मिस्टेक बुक ने की हुई है। अगर आप बुक में जाओ ना, अब ये मिस्टेक आज तक किसी टीचर ने किसी ने भी नहीं निकाली होगी ये मिस्टेक। खैर पुरानी बुक है, अब क्या हम गीबत करें, जो चीज चली गई है, बड़ों से हमने यही सुना है कि जो मर गया उसकी बुराइयां ना करो, लेकिन फिर भी हम तो करेंगे बुराइयां। तो ये अगर आप देखो ना पेज नंबर 60 जो है, जब उन्होंने, अच्छा रेसिप्रोकल इक्वेशन जो इवन डिग्री की होती है ना, खासतौर पे x की पावर 4 वाली, इसका मेथड बुक वालों ने डिस्कस किया है कि आप इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे और उसके बाद सॉल्व करते थे। वो आप 3.4 देख लो, आपको पता चल जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि सॉल्व वाला पार्ट एमसीक्यूज में नहीं आता, इसलिए मैं वो स्किप करवा रहा हूँ। लेकिन वैसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, एक्स स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर दिया करते थे दोनों तरफ से, ठीक है। तो बुक ने ज्यादातर एक्स की पावर 4 के सवाल लिखे हुए, क्योंकि एक्स की पावर 5 के सवाल थोड़े मुश्किल होते हैं। ऑड डिग्री को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आप इसको इसके फैक्टर से डिवाइड करोगे, अगेन वो टॉपिक है लंबा हो जाएगा, इनके अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं, एक का फैक्टर 1 होता है, मतलब एक का रूट 1 होता है, एक का -1 होता है, वो अलग बात चली जाएगी। तो बुक ने यही मेथड एक्स की पावर 4 का डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह एक्स की पावर 6 का तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसकी उन्होंने दो एग्जाम्पल दी है, अगर आप देखो पेज नंबर 60 के ऊपर उन्होंने जनरल फॉर्म में दो दी है। एक उन्होंने टाइप 1 बनाया हुआ है कि कोफिशिएंट के एग्जैक्ट सेम साइन आपको नजर आ रहे हैं, और करके ना उन्होंने टाइप 2 बनाया हुआ है जिसका जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन और करके टाइप 2 उन्होंने डिस्कस की हुई है। ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग के कोफिशिएंट है उनके साइन चेंज है, और उन्होंने दरमियान वाली टर्म जो है वो मिस नहीं की, ये गलती है वहां। अगर आप सेकंड इक्वेशन मैं बता देता हूं जो बुक ने लिखी हुई है, जिनके पास नहीं है, ये इक्वेशन बुक ने लिखी हुई है जिसको उन्होंने बोला है कि यार ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, जबकि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है नहीं। अगर यकीन ना आए तो इसमें x की जगह 1/x पुट कर देना, कुछ भी करते रहो, दोबारा इक्वेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मिडिल टर्म मसला करेगी। आपकी इक्वेशन में -cx² आ रहा होगा, जबकि इस इक्वेशन में cx² है। तो ये वो मिस्टेक की है बुक ने, अगर आपने इसको रेसिप्रोकल बनाना था तो आपको ये हटा देना चाहिए था। तो मुझे बस ये होता था कि जिसने बुक बनाई हो थोड़ी रिसर्च कर ले, जब मुझे बात पता चल सकती है तो बुक वाले को भी नहीं पता चलेगी। लेकिन खैर ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। कोई सवाल है आप? अच्छा आखिरी इक्वेशन थी वो पांचवी, रेसिप्रोकल थी ना, पांचवी जो थी वो होती है रेडिकल इक्वेशन, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है। ये बुक में अगर आप देखो 3.4 के एंड के सवाल थे उसमें ही होता था
कि सारी इक्वेशन में स्क्वायर रूट के नीचे एक्स की टर्म आया करती थी, उनको आप रेडिकल इक्वेशन कह देते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल स्क्वायर रूट या रेडिकल के नीचे आया है। वो क्यूब रूट भी हो सकता है, लेकिन वो खैर मुश्किल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट के उन्होंने डिस्कस किया हुआ था। तो उनको सॉल्व करने के थोड़े मुश्किल तरीके होते हैं। इसको टाइप 8 है, ये आपकी 3.4 के अंदर टाइप 8 नाम दिया हुआ उन्होंने इसको। इसके अंदर भी मजीद 3 है, टाइप 8A, टाइप 8B, टाइप 8C। वो अलग अलग पूरी उन्होंने बताई हुई है कि लीनियर फैक्टर होंगे, क्वाड्रेटिक होंगे, तो सबको। तो वो खैर एमसीक्यू इसके लिए नहीं है। मैंने बताया कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आए तो आपने बस एक ही काम करना है, जो सॉल्यूशन आपसे पूछा हुआ है, या तो नाम पूछ लेंगे कि भाई एक्सपोनेंशियल है, रेडिकल है, रेसिप्रोकल है, या तो नाम पूछ लेंगे, या फिर आपसे सॉल्यूशन पूछेंगे तो आप वो पुट करके देख लेना। सेम 3.8 अब मैं करवा नहीं रहा, क्योंकि 3.8 में 2 इक्वेशन होती थी और उसमें एक तो क्वाड्रेटिक होती थी, एटलीस्ट एक क्वाड्रेटिक थी या दोनों क्वाड्रेटिक थी 3.8 के अंदर। तो उनको सॉल्व करने का साइमल्टेनियसली तरीका होता है। जब आप 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो 2 वेरिएबल होते हैं वहां पे, यहाँ पे तो एक वेरिएबल आपको नजर आ रहा है। तो 2 वेरिएबल का मतलब 2 वैल्यूज आपको चाहिए, मतलब एक एक्स की एक वाई की। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स की 2 आ रही हो, वाई की 2 आ रही हो, वो सब सवालों में आप देखोगे तो समझ आ जाएगी आपको। तो अगेन वही, अगर आपके पास पेपर में दो इक्वेशंस आती हैं और आपको बोला जाता है कि इनका सॉल्यूशन क्या है, रिजल्ट में आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए होंगे इस तरीके से, 3,1 -1,3 इस तरीके से लिखे होंगे, मतलब एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की वैल्यूज पूछी जाएंगी। तो अगेन वही काम करना है आपने, इन ऑप्शंस को आप पुट करोगे दोनों इक्वेशन के अंदर, जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो उसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ही ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो बैक सॉल्व करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए 3.8 को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। 3.5 हमने सारी पढ़ ली है। 3.5 में नेचर ऑफ रूट था और वो सारी बातें थी नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, तो हमने डिटेल में देख लिया। ये है 3.6। 3.6 पे अगर आप आओ ना, तो 3.6 का मेन टॉपिक तो वही था, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a। तो एक तो ये उन्होंने डिस्कस किया हुआ। उसके बाद यहाँ पे ना आपको एक वो फॉर्मेशन वाला टॉपिक है कि जब आपको रूट्स दिए जाए तो आपने इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है। इस थोड़ा एक मुश्किल सवाल है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ये पेपर में इस तरह आ सकता है, आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यार एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका एक रूट ये है, आपको एक रूट देंगे। देखो यहाँ पे 2 रूट भी नहीं दे रहे, सवाल मुश्किल कर दिया। उन्होंने बोला है कि ऐसी इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका एक रूट ये है। और नॉर्मली जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनमें कोएफिशिएंट रैशनल होते हैं, मतलब कोई ऐसा रूट वाला कोएफिशिएंट ऐसा नहीं आ रहा होता। तो उसमें विल्फर्स अगर आपको बोल दें कि यार इसका इक्वेशन बनाओ, रूट एक ही दिया है, भाई अगर 2 रूट दिए होते तो हम सम और प्रोडक्ट निकाल के इक्वेशन बना सकते थे। अब एक रूट से कैसे बनाओगे, किसी को आइडिया है? एक रूट से कैसे इक्वेशन बनाएंगे भाई? अगर इसका एक रूट ये है, मैंने पॉइंट बताया था कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स अगर रूट आते हैं तो वो पेयर की फॉर्म में आते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव वाला आपको दिया हुआ, इसका मतलब दूसरा नेगेटिव होगा। ये मैंने डिस्कस किया था, की पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब बातें बता चुका हूं आप लोगों को कि जब एक रूट आपको नजर आ रहा है कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं, अकेला नहीं आएगा। अगर ये पॉजिटिव वाला गिवन है, इसका मतलब दूसरा नेगेटिव वाला होगा। तो अगर वो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ तो अंडरस्टूड सी बात है, कंफ्यूज करने के लिए वो आपको एक देते हैं और आप दूसरा मालूम करोगे। इसी तरह अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं भी है, इस फॉर्म में रैशनल लिखा हुआ है, इररेशनल है, तो तब भी इररेशनल के अंदर भी मैंने पॉइंट बताया था कि जब ये रूट वाली इस टाइप की टर्म आ जाती है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको पता है एक प्लस स्क्वायर रूट होता है, एक माइनस स्क्वायर रूट होता है। तो अगर पॉजिटिव वाली दे दी है, इसका मतलब नेगेटिव वाली खुद लेट कर सकते हो आप लोग। और जब आपको दोनों रूट मिल जाए तो फिर इक्वेशन निकालना बड़ा आसान होता है। आप सम निकालो, इनका एलसीएम ब्रेक करता हूं ना मैं इनका, तो जब आप इनको आपस में ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, -1/2 -1/2। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सम इसका -1 के बराबर है। अब हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो ये सिंपल फॉर्मूला बन रहा है, ये इस पूरी चीज को आप ले लो ए, इस पूरी चीज को ले लो बी। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3/4। तो सॉल्व करो, आंसर 1 आ रहा है। तो इन दोनों का सम -1 है, प्रोडक्ट इनका 1 के बराबर है। इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो सम यहाँ पे है -1, माइनस माइनस पॉजिटिव, प्रोडक्ट यहाँ पे 1 है। ये इक्वेशन आ गई। तो अगर एक रूट दिया जाए
तो दूसरा आप निकाल लोगे, और एक रूट इस फॉर्म में दिया जाएगा, या तो इमेजिनरी होगा या फिर इररेशनल, या तो कॉम्प्लेक्स होगा या इस तरह इररेशनल होगा। तो आपने इस तरह निकाल लेना है। अगर आपको दो दिए जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, दोनों का सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, इस तरीके से इक्वेशन बना लोगे। तो 3.6 का ये टॉपिक था, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन वाला, ये भी हमने देख लिया। एक आखिरी टॉपिक और उसी से रिलेटेड है सारा, कि आपको क्या दिया जाएगा, आपको बोलेंगे किसी चीज की वैल्यू निकालो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे यार इसमें वैल्यू निकालो अल्फा माइनस बीटा की। दो तीन किस्म के सवाल है, वो मैं डिस्कस उनके फॉर्मूले बता देता हूं, आसानी से आप निकाल लोगे। जैसे आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, मैं इन्हीं की बात करता हूं, चलो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्पेसिफिक भी दे सकते हैं या जनरलाइज दे देंगे, पी क्यू की फॉर्म में, उनकी मर्जी होगी। और आपको बोलेंगे बोलेंगे कि अगर इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा, मतलब अगर इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, तो आप यहां पे वैल्यू मालूम करो अल्फा माइनस बीटा की। क्या कंडीशन दी है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट है जिसका नाम दिया हुआ है अल्फा बीटा, आप यहां पे मालूम करो अल्फा माइनस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको आता है माइनस बी अपॉन ए। आप यहां पे जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस बी, यहां पे 1 है, ए भी यहां पे 1 है, तो आपको पता है सम तो इसका -1 है, प्रोडक्ट भी इसका 1 है, ये तो आपको पता है। लेकिन अल्फा माइनस बीटा की मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा, यहां पे बच्चा फंस जाता है। तो यहां पे आपने फॉर्मूले यूज करने हैं, दो तीन फॉर्मूले जो कि मैनिपुलेशन कर कर आए हैं सारे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला आपने याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये बनाने का मैं एक दफा तरीका बता देता हूं, बड़ा आसान तरीका है कि अल्फा माइनस बीटा को आप इस तरह लिख सकते हो, स्क्वायर से रूट कैंसिल करना, आंसर आ जाएगा। प्रोवाइडेड कि अल्फा माइनस बीटा अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करो, दोबारा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अच्छा, ये लिखने का फायदा क्या हुआ, ये पूरी चीज किसके बराबर होती है, याद रखो बच्चों, आप लोगों ने ना हमेशा अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला इस तरह पढ़ा हुआ है, नहीं चलो रहने दो, ऐसे रहने दो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, एक्सपेंड कर दिया मैंने, ठीक है। मुझे क्या करना होता है, मेरी कोशिश होती है किसी तरह अल्फा प्लस बीटा लाना, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है, मैं इक्वेशन से आसानी से निकाल सकता हूं। तो अब अल्फा प्लस बीटा कैसे लाओगे आप, सिंपल, आप एक मैथमेटिकल काम करना है आपने, कि ये -2 अल्फा है ना, -2 अल्फा बीटा है, आप क्या करो, आप इक्वेशन में अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा लिख दो। अब ये काम मैंने अपनी तरफ से किया है, जब भी आप कोई काम अपनी तरफ से करो तो कंपनसेशन करनी पड़ेगी आप। आपने अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा लिखा, तो कंपनसेट करने के लिए -2 अल्फा बीटा लिखना पड़ेगा। और इस चीज को जो आपने इग्नोर किया था, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो ये वो चीज थी जो आपने इग्नोर कर दी थी, ठीक है, ये आपने अपनी तरफ से ऐड किया, तो कंपनसेट करने के लिए आपने यहां पे किया। तो अभी मैंने कुछ चेंजिंग नहीं की, आप दोबारा इनको सॉल्व करो, दोबारा ये चीज आ रही होगी, बस लिखने का अंदाज डिफरेंट है, ठीक है। फायदा क्या हुआ, ये तीनों टर्म फॉर्मूला बना रही है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो, यह है -4 अल्फा, और ये बन गया फॉर्मूला। तो अगर टेक्निक, ये फॉर्मूला भूल जाओ, रट्टा अगर अच्छा ना हो तो ये बस टेक्निक याद रख लेना, टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे, सवाल हो जाएगा सॉल्व, सही है। तो ये सिचुएशन बनेगी, यहां पे ये फॉर्मूला आ गया, अब वैल्यूज पुट करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर 1 होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, यहां पे 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट -3, सॉल्व करोगे ये हो जाएगा √3 आयोटा, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आयोटा। इसी तरीके से ज्यादातर तो वो अल्फा माइनस बीटा आपसे पूछ रहे होते हैं, या एक दो और चीजें आपसे पूछ रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोल देंगे कि वैल्यू निकालो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला होता है, हमने तो पढ़ा हुआ ही नहीं है कोई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यही काम करना है जो मैंने किया है, इसी तरह करना है, कोई नई चीज नहीं है। रिजल्ट में दो फॉर्मूले आएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। एक ही बात है यार, जब इसको ओपन करोगे तो इसमें +2 अल्फा बीटा की टर्म होगी ना, वो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। ये एक ही चीज है, कोई इतना फर्क नहीं है इनके अंदर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैसे आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं था, लेकिन आप बना सकते हो, आपने ये वाला फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है, इसका ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हो आप, लेकिन इस फॉर्मूले का फायदा नहीं है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको नहीं पता होती ना, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है। तो आसान यही होता है कि अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करो, अल्फा माइनस बीटा के लिए फिर अलग फॉर्मूला यूज करोगे, तो इसलिए ये वाला मेथड ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दैट्स इट, अल्फा प्लस बीटा -1 है, अल्फा बीटा 1 है, तो सॉल्व करो, आंसर -1 आ जाएगा। तो एक दफा आपने सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दिया, उसके बाद आपको कोई भी वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं, आप आसानी से निकाल सकते हो। ये सब आपका बुक के क्वेश्चन है, मैं कोई अलग से नहीं करवा रहा, क्वेश्चन नंबर 2 है 3.6 का, जो कि एमसीक्यूज में इसी तरीके से आता है। इसी तरह आपसे बोलेंगे अल्फा अपॉन बीटा
प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू बताओ हमें। कंडीशन वही है कि ये गिवन इक्वेशन है, फाइंड करो इसके रूट है अल्फा बीटा, फाइंड करो इसकी वैल्यू। अगेन वही काम करोगे आप, सॉल्व करो, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करो, ये सिचुएशन आएगी। अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, आपको पता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू लिख देना नीचे। अल्फा बीटा तो सिंपल 1 है, वो लिख दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए, आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। तो एक तो अल्फा माइनस बीटा का याद रख लो, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, और एक मैंने ये भी देखा हुआ है एमसीक्यूज में, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। तो इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हो कैसे, सिंपल इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अगर आप इस पूरी चीज को एक्सपेंड करो और इनको माइनस करो, देखना ये चीज आ रही होगी। नॉर्मली ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला नॉर्मली बच्चों को याद नहीं होता, आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद होता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। नॉर्मली बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद होता है, लेकिन इस फॉर्मूले का काम नहीं है कोई। अगेन क्योंकि ये इसकी वैल्यू पता है, इसकी नहीं पता ना, तो वही काम करोगे यहाँ पे। आपको दरमियान में 2 अल्फा बीटा चाहिए, आप वही अपनी तरफ 2 अल्फा बीटा लगाओगे कंपनसेट करने के लिए, माइनस 2 अल्फा बीटा, तो फिर ये माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो वही सिचुएशन बन रही होगी, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, वही जो मैंने टेक्निक बताई थी। और सिर्फ वही चीज है, अल्फा प्लस बीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्यूब हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये चीज आ जाएगी। तो ये सब अगर आप भूल जाओ पेपर में, तो आप इनको खुद बना सकते हो। मैंने आपको सिर्फ रट्टे नहीं लगवाए, साथ साथ मेथड भी डिस्कस किए, और ये बातें मैं थ्योरी में काफी डिटेल में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता था वहां पे बताई नहीं है, तो जितना हो सके मैं बता रहा हूँ। तो अगर इसकी वैल्यू निकालने का बोलते हैं, आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा पता है -1, अल्फा बीटा पता है 1, अगेन अल्फा प्लस बीटा पता है -1, आसानी से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी 3.6 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड, कोई इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया कि ऐड करो, मतलब रूट दे देंगे, इक्वेशन निकालने होंगे। ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह सिंध बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 6, 7 है। 6 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड के, मतलब आपको सिंपल एक इक्वेशन उन्होंने दे दी है, 4y स्क्वायर माइनस 7ky प्लस के प्लस 4, वही जो मैं बता रहा था। और आपको कंडीशन क्या दी है कि इसका एक रूट 0 है। जब आपको किसी इक्वेशन का रूट पता चल जाए ना भाई, उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। जब आपको किसी ने बता दिया कि इसका एक रूट 0 है, तो आप 0 को इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। जहां जहां पे y आ रहा है वहां पे बच्चों आप 0 पुट कर दो, तो ये दो टर्म तो खत्म हो जाएंगी, k प्लस 4 बचेगा, यहां से k की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो किसी भी इक्वेशन में अगर अननोन आपको नजर आ रहा है और आपको उन्होंने कोई एक रूट दिया हुआ है, तो आप उस रूट को इक्वेशन में पुट करो, अननोन की आसानी से वैल्यू आ जाएगी। इसी सवाल को इस तरह भी दे सकते थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस इक्वेशन का एक रूट 1 होता ना, तो या तो बोलते कि इसका रूट 1 है, या वो आपको बोलते हैं कि यार इसका फैक्टर x-1 है। एक ही बात है कि x-1 इज अ फैक्टर, या आपको बोलेंगे 1 एक रूट है। तो बिल्कुल अगर फैक्टर की लैंग्वेज में आपको बोलेंगे कि x-1 इसका फैक्टर है, तो आपको पता है कि अगर x-1 फैक्टर होगा तो x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये एक ही चीज है, अगर बोलें कि 1 इसका रूट है, या अगर बोलें कि x-1 इसका फैक्टर है, एक ही तरीके से आप सॉल्व करना, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर बोलें कि x-2 इसका फैक्टर है, तो उसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, वो आप इक्वेशन में पुट कर दें। अभी सारे एमसीक्यूज कितने कितने एमसीक्यूज बना सकते हो आप यहाँ से, बनाना चाहो तो बहुत एमसीक्यूज है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी एमसीक्यूज का है कि आपको एक कंडीशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है और बोला हुआ है 6x² माइनस 3mx प्लस 5, और आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि इसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है आपस में, ये कंडीशन है। सम ऑफ रूट निकालो, माइनस b अपॉन a, ये हो जाएगा 3m अपॉन 6, ये सम ऑफ रूट आ जाएगा इसका। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 5 अपॉन 6। कंडीशन क्या है कि दोनों बराबर है आपस में, तो दोनों को बराबर रखा, 6 से 6 कैंसिल, m की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5 अपॉन। देखो कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर, बस कंडीशन का फर्क था। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, बस आपने इक्वल रखा, सॉल्व किया, m आ गया। ठीक है, और आखिरी ये जो इक्वेशंस हैं जो एंड पे आपको नजर आ रही हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में क्या आपको बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या सवाल किस टाइप का आएगा कि आपको इक्वेशन दे देंगे, जैसे जो बुक में इक्वेशन दी है मैं उसी को डिस्कस करता हूँ। x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन आपको दे देंगे और बोलेंगे कि आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट इस वाली के डबल हैं।
मतलब अगर आप लेट कर लो इसका रूट अल्फा और बीटा है ना, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके क्या रूट होंगे, डबल होंगे इसके। आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट डबल हो एज कंपेयर टू दिस इक्वेशन। तो आपने बस सिंपल लेट करना है, अल्फा और बीटा इसका रूट है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए मतलब 6, और अल्फा बीटा निकालो, ये हो जाएगा 8। तो ऐसी इक्वेशन जिसके रूट डबल है उनको आप कैसे लिखोगे, उसके रूट होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। तो अगेन आप क्या करो, अगर आपको वो रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करनी है तो उसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। आपको दोनों रूट पता चल गया ना, उसके उसके दोनों रूट डबल है, मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले दोनों रूट का सम निकालो, ठीक है। तो दोनों रूट का सम क्या आया, 12। फिर आप दोनों रूट का प्रोडक्ट निकालो, दोनों रूट का प्रोडक्ट आया, अल्फा बीटा की वैल्यू 8 है, दोनों रूट का प्रोडक्ट आ गया 32। तो ये सम है, ये प्रोडक्ट है, इक्वेशन आपके पास डायरेक्ट बन जाएगी। तो कंडीशन क्या थी, आपको एक इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे एक और इक्वेशन निकालो। अब वैल्यू निकालने वाला सवाल नहीं है, यहां पे सिंपल सवाल है कि एक और इक्वेशन निकालो जिसके रूट डबल हैं एज कंपेयर टू दिस इक्वेशन। तो आप इसके रूट अल्फा बीटा लेट कर लो अपने जहन में, एमसीक्यूज में स्टेप मैटर नहीं करते। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालनी है उसके रूट डबल है, मतलब 2 अल्फा 2 बीटा। आप इसका सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, और एंड पे आप इक्वेशन बना लोगे। यही सवाल रेसिप्रोकल की वर्डिंग के साथ भी आ सकता है कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स रेसिप्रोकल है, मतलब 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको निकालनी है उसके रूट रेसिप्रोकल है, मतलब अगर इसके अल्फा बीटा है तो उसके क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। इसकी तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, वही आप सम निकालो प्रोडक्ट निकालो। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन है और आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट गिवन के रेसिप्रोकल हो, तो किसी को ट्रिक याद है क्या बताई थी, भूले हुए होगे तुम। तो ट्रिक सिंपल ये थी कि आपने ए और सी को इंटरचेंज कर देना है। अगर इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 8 है तो आप क्या कर दो, आप इसको इस तरह लिख दो, 8x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका 1 था इसका 8 था, अब इसका 8 हो गया इसका 1 हो गया। तो इसको तो इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसी इक्वेशन जिसके रूट रेसिप्रोकल होंगे वो ये होगी, आप इसको सॉल्व कर लेना, देखना इसके रूट और आपस में आप रूट क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये बोल सकते हैं कि आप रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालो जिसके ये दो रूट हैं। इन सवालों में तो आपको कंडीशन दे दी थी ना कि डबल है, रेसिप्रोकल है। इस सवाल में आपको ही बोला जाएगा कि ये गिवन इक्वेशन है, आप एक ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके ये दो रूट हैं, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। सेम प्रोसीजर होगा, आप इन दोनों रूट को आपस में ऐड करना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला डिस्कस किया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करना, अल्फा प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। दोनों की पावर क्यूब है तो आप कॉमन ले लेना क्यूब। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली होगी वो यहाँ पे पुट करना, जैसे आपके पास सम और प्रोडक्ट आ जाए तो दैट्स इट, इक्वेशन आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 है जो मैंने आप लोगों को करवाया, जितना हो सके मैंने करवाया। ये जब एमसीक्यूज में सवाल आएंगे वहां पे भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, और आप लोग खुद भी इसको सॉल्व कर लेना इंशाल्लाह। ये जो सारे टॉपिक है ये हमारे क्लियर हो गए। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो। अच्छा, अब आखिरी चीज है, ये मैंने सॉल्व करवाना था लेकिन मैं अब स्किप कर रहा हूँ इसको। मैं कोशिश करूंगा जो मैं एमसीक्यूज में डाल दूंगा। ये 3.7 है, 3.7 वर्ड प्रॉब्लम्स है। आपको एक वर्डिंग में पूरा प्रॉब्लम गिवन होगा, आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। वो एक वेरिएबल की भी हो सकती है, उसमें दो वेरिएबल भी आ सकते हैं, और फिर आप उसको सॉल्व करोगे। तो ये एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप ये समझ लो कि कोई सिचुएशन दी जाएगी, आप उस सिचुएशन को मैथमेटिकल अंदाज में कन्वर्ट करोगे तो शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, और आसानी से आप सॉल्व कर लोगे उसको। तो ये 3.7 का पूरा टॉपिक था, इसका नाम ही था प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफरेंट सिचुएशन आप बुक के सॉल्व भी कर सकते हो, एग्जाम्पल सारी लिखी हुई है, एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है। पंजाब बोर्ड में भी है, सिंध बोर्ड में भी है। पंजाब बोर्ड में बिल्कुल एंड पे है चैप्टर नंबर 4 के, सिंध बोर्ड में 3.7 का है टॉपिक। तो उसको खुद भी आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा इसके सवाल थोड़े ज्यादा डाल दो एमसीक्यूज के अंदर। तो एमसीक्यू ये प्योर एमसीक्यूज है, कोई इनमें टॉपिक्स नहीं है, बस वर्ड प्रॉब्लम से आप इक्वेशन बनाते हो और इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, बस ये टॉपिक है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो वो एमसीक्यूज में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, प्योर एमसीक्यूज है, कोई टॉपिक नहीं है। डिटेल में चैप्टर 3 बच्चों मैंने आप लोगों को समझा दिया, जितना हो सका था, जितने कॉन्सेप्ट थे सब बता दिए। इस लेवल पे और कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिस हुई होगी, डिटेल में हर चीज कवर हुई है। जो नहीं थी वो चैप्टर नंबर 2 में कर ली थी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर।